नमस्कार दोस्तों, आज हम कार्रवाई कर रहे हैं बजट के ऊपर। आपका स्वागत है। हमारे देश में आज जो नेशनल और यूनियन बजट पेश हुआ है उसका आज हम सीधा एनालिसिस करेंगे हमारे नए एस्टैब्लिश्ड कृषि जागरण स्टूडियो से। मैं विजय सरदाना केजे स्टूडियो से आपका स्वागत करता हूं और आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से इकोनॉमिक सर्वे के बाद जो आज बजट आया है उसमें खासकर एग्रीकल्चर को लेके किस तरह के प्रावधान हैं और आने वाले समय में किस तरह से खेती पे, किसान पे, कृषि उद्योग पे इसका असर पड़ने वाला है। इस पूरे कार्यक्रम के लिए हमारे पास बहुत अच्छे नामी लोग हैं जिनके बारे में आपने सुना होगा, जिनके विचार सरकार भी सुनती है और समाज में बहुत सारे लोग उनके विचारों से प्रभावित होते हैं। पहले दौर में हम चर्चा करेंगे एग्री इनपुट की। हमारे साथ अरविंद चौधरी साहब हैं जो फर्टिलाइजर एसोसिएशन से हैं, अरविंद कपूर साहब हैं जो सीड इंडस्ट्री से हैं, गोस्वामी साहब हैं कल्याण गोस्वामी जो एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री से हैं, युद्धवीर जी जो एक जाने माने किसान नेता हैं। पहला रिएक्शन मैं लेना चाहूँगा कि अरविंद चौधरी साहब का कि उनके पहला व्यू क्या है इस बजट को देखते हुए, इकोनॉमिक सर्वे जो हमारे सामने आया है। चौधरी साहब, आपके विचार। नमस्कार जी। ये आज माननीय वित्त मंत्री महोदया ने संसद में अपना बजट, पांचवा बजट पेश किया और ये बजट 2023-24 के लिए है। और जो सबसे बड़ी चीज़ है कि ये अमृतकाल के लिए पहला बजट है और इसकी जो प्रायोरिटी गाइडलाइंस है वो खासकर ये हमारे पूरे जीडीपी ग्रोथ को 7% तक इंडिकेट कर रहा है कि हम लेके जाएंगे। जहाँ तक बात आती है एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर की, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत ज़्यादा इम्फेसिस इसमें किया गया है। और एग्रीकल्चर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारे इस एग्रीकल्चर सेक्टर के ग्रोथ के कारणवश इस सरकार कोविड के टाइम से लेके अब तक गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले नागरिकों को फ्री भोजन मुहैया करा रही है और इसे फिर 1 जनवरी से दिसंबर 23 तक एक्सटेंड किया गया है। ये संपन्नता केवल कृषि क्षेत्र में होने के कारणवश ही सरकार यह वहन कर पा रही है। तो कृषि क्षेत्र बड़ा महत्वपूर्ण है और सबसे बड़ी चीज़ है कृषि में किसान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो कर रहे थे उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है और वो एज इट इज़ किसान भाइयों को मिलता रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है एग्रीकल्चर सेक्टर पर काफ़ी फोकस किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ने का प्रयास किया गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से एग्रीकल्चर को जोड़ें हम। और जो सबसे बड़ी चीज़ है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को स्टार्टअप के रूप में डेवलप करने का प्रयास किया गया है, क्योंकि अभी तक हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है स्टार्टअप के क्षेत्र में इंटर नहीं कर पाया है। नए युवा कृषक भाइयों को, उद्यमियों को प्रेरणा मिलेगी कि हम कृषि में भी अपना स्टार्टअप कर सकते हैं और आधुनिक कृषि के माध्यम से हम देश में प्रगति की ओर उन्मुख कर सकते हैं। और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस दिया गया है, कृषि के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी फोकस दिया जा रहा है। अलग से इसके लिए संबंधित विभाग इस पर काम करेंगे। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण हमारा पार्ट है इसमें, जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है फर्टिलाइजर का, जिससे हम कहें कि इस साल 1.75 लाख करोड़ का प्रोविज़न किया गया है और कई नए इनिशिएटिव इसमें जोड़ने का प्रयास किया गया है। जैसे पीएम प्रणाम स्कीम ला रहे हैं, जिससे कि जो केमिकल फर्टिलाइजर है उसका जो राज्य कम से कम प्रयोग करेंगे कोटे के अनुसार, तो उन्हें इंसेंटिवाइज किया जाएगा। ये एक ग्रीन फर्टिलाइजर की ओर उन्मुख करने का बहुत बड़ा कार्यक्रम है, जिससे कि हमारी उपज पर भी असर न पड़े और हम ग्रीन की ओर बढ़ें। दूसरा, गोवर्धन योजना बायो फर्टिलाइजर का प्रयोग करने के लिए काफ़ी हद तक इसमें प्रमोट करने का प्रयास किया गया है और उन किसान भाइयों को प्रमोट किया जाएगा बायो फर्टिलाइजर की ओर, जिससे कि हमारी उपज बराबर बनी रहे और बायो फर्टिलाइजर का भी प्रयोग बने।
साथ ही साथ नेचुरल फार्मिंग की ओर ध्यान दिया गया है। नेचुरल फार्मिंग के लिए मैं आऊँगा 1 चौधरी साहब आपके पास दोबारा। मैं बाकी जो हमारे मेहमान हैं उनके भी जरा मैं इनपुट ले लेता हूँ। अरविंद कपूर साहब, स्वागत है आपका। थैंक यू जी। आप बहुत इम्पोर्टेंट सेक्टर सीड को रिप्रेजेंट करते हैं, और जैसा अक्सर कहा गया, और इस बार बजट में प्लांटिंग मटेरियल, क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल के ऊपर भी भारत सरकार ने ध्यान दिया है, एक एक्स्ट्रा बजट क्रिएट किया है। आपका पहली नज़र में इस बजट पे क्या रिएक्शन है? और फिर जो भारत सरकार ने क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल और सीड को, क्योंकि फूड सिक्योरिटी के लिए प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने में सीड का बहुत बड़ा योगदान है, आपके क्या विचार हैं आज के बजट के बारे में? देखिए, बीज तो सबसे इम्पोर्टेंट इनपुट है फार्मर के लिए, और हम काफ़ी सालों से बीज सप्लाई का जो सिस्टम है वो हर फार्मर के पास पहुंचे, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाहिए, आई थिंक उसके ऊपर बहुत बड़ा फोकस है। अब हम इवन जो ग्रामीण इलाके बहुत दूर दराज के हैं वहाँ भी अब सीड पहुंच रहा है, और हमारी एक्टिविटी, एक्सटेंशन एक्टिविटी भी चल रही है। तो ये सबसे बड़ा फोकस हमारा ये है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर ने हमें जो दिया है योगदान। दूसरा, जो गवर्नमेंट का फोकस है ग्रीन के ऊपर और नेचुरल फार्मिंग के ऊपर, इसका सारा दारोमदार सीड के ऊपर आता है। अगर सीड में वो क्षमता है कि वो बिना किसी एडिशनल केमिकल्स के और लेस केमिकल से वो उपज उतनी दे सके, तो उस पर हमें हमारा फोकस रहेगा कि हम वो बीज प्रोड्यूस करें जिनमें रेजिस्टेंस काफ़ी हो, जिनमें डिजीज़ के लिए कोई केमिकल की ज़रूरत कम से कम पड़े, और जिनका फर्टिलाइज़र जो हम डालते हैं उनका अपटेक ज़्यादा हो, और अगर वो हम जैविक खेती में जाते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उपज उतनी रखे जितनी कि वो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में होती है। तो मेरे ख्याल गवर्नमेंट का फोकस हमारे लिए अभी इनडायरेक्ट है, क्योंकि हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है आज वो 75% सीड सप्लाई सिस्टम को कंट्रोल करता है, और जितने एडवांस बीज या जो भी बीज मिल रहे हैं फार्मर को, और फार्मर उसके आगे आगे ले रहा है, उसको बहुत कॉन्फिडेंस है इसके ऊपर। और जो गवर्नमेंट ने अभी अपना कोऑपरेटिव सेक्टर से और इफ़को से जो किया है कि बीज का जो उन्होंने जो ट्रेडिशनल बीज हैं उनको वो फोकस कर रहे हैं, और इससे दोनों सेक्टर को फ़ायदा होगा कि जो हम कहते हैं कि ऑर्फन क्रॉप्स हैं जहाँ पे फोकस नहीं है कि सेक्टर का, वहाँ पे उनकी इंटरवेंशन होगी, और जो एडवांस सेक्टर है जिसमें फार्मर की इनकम बढ़नी है। हमने देखा है कि फार्मर की जो अभी जो प्रोडक्टिविटी है, अभी आपने सरसों का मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ कि सरसों की जो खेती का एकदम बड़ा है, और फार्मर को उसमें यील्ड बड़ी है क्योंकि हाइब्रिड्स बड़े हैं, तो इससे फ़ायदा सरकार को भी होगा कि जितना हम वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूस कर पाएँ इंडिया में। और दूसरा ये है कि उसके जो ये मार्जिनल क्रॉप को ये रेजिड्यू मॉइस्चर पे होती हैं, तो उसके लिए हमारे जो सीड हैं वो पूरे कैपेबल हों। तो मेरे हिसाब से ये हमारे लिए ये काफ़ी, और ये अच्छी बात है कि इस बार एक क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल के ऊपर एक डेडिकेटेड स्टेटमेंट है बजट में। इसका मतलब सरकार ने पूरा मन बना लिया है कि जो किसानों को बीज मिलता है या हॉर्टिकल्चर में सैपलिंग्स मिलता है, जो नर्सरी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी क्वालिटी इंप्रूव की जाए ताकि किसानों को अच्छा प्लांटिंग मटेरियल मिले। गोस्वामी साहब, मैं आपके पास आता हूँ। कल्याण जी, इसमें आपके लिए एक तरफ हम बात कर रहे हैं केमिकल फ्री इंडिया, नेचुरल ऑर्गेनिक की हम बात कर रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि जो कीटनाशक हैं किसान उसके बगैर भी नहीं रह पाते, क्योंकि जो बीमारियां लगती हैं, जो बाकी समस्याएं आती हैं फसल उगाते समय, उसके रोकथाम की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जी सर। तो पहली नज़र में आपको ये बजट कैसा लगता है अपने सेक्टर के हिसाब से? सर, बजट तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं पहले ही कहा हूँ आपको कि ये जो बजट जो है, बहुत साल बाद इतना अच्छा बजट देखा, कितना बैलेंस्ड है ना। तो ये सिर्फ मेरा सेक्टर नहीं है, मैं ओवरऑल बोलता हूँ। मुझे लगता है कि ये बैलेंस्ड है। रूरल डेवलपमेंट के बारे में जो है सोचा गया है इसमें। एक तो जो कन्वेंशनल एग्रीकल्चर है, कन्वेंशनल एग्रीकल्चर अगर देखेंगे, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, जो सिर्फ किसी क्षेत्र से एक किसान को जो है हर दिन सिर्फ 21 रुपया कमाई होता है उसका, सिर्फ 21। आज के दिन में सरकार जो है 6,000 रुपया दे रहा है एक साल में, तो सरकार 18 रुपये दे रहा है पर डे के हिसाब से। तो 40 दिन में उसका गुजारा तो हो नहीं सकता। सो वी हैव टू डाइवर्सिफाई। तो गवर्नमेंट ये डाइवर्सिफिकेशन के बारे में सोचा है। जैसे मुझे बहुत अच्छा लगा कि एग्रीकल्चर फंड टू एनकरेज एग्री स्टार्टअप, जो रूरल डेवलपमेंट के लिए बहुत काम आएगा, जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है उनके लिए बहुत काम आएगा। देन एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट इन लोगों ने 20 लाख करोड़ रखा है, वो भी बहुत अच्छा है।
अगर आप देखेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी, लाइक 63,000 क्रेडिट सोसाइटी इन लोग ये प्रपोजल है बजट में। मुझे लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे ये हमारा जो है पूरा जो एग्रीकल्चर एलाइड सेगमेंट जो है इसको सपोर्ट करने वाला है। मैं आता हूँ अभी पेस्टिसाइड एंड नॉन पेस्टिसाइड में ना। देखिए पेस्टिसाइड तो चाहिए ही चाहिए, आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, गवर्नमेंट को भी मालूम है। कीटनाशक छोड़ के तो आप जी नहीं सकते हो, ठीक है ना। बट गवर्नमेंट ऑर्गेनिक के बारे में सोच रहे हैं, नेचुरल फार्मिंग के बारे में सोच, अच्छी बात है। आई थिंक बोथ शुड लाइक गो साइमल्टेनियसली। तो मुझे ओवरऑल लगा कि ये बजट लाइक बहुत ही ठीक ठाक बैलेंस्ड है एंड डाउन द लाइन इज गोइंग टू हेल्प द कंट्री। इट हैज़ अ विजन बेसिकली। होता क्या है बजट में, देखिए कुछ बजट में माइक्रो तो कुछ होता नहीं है, मैक्रो होता है। तो मैक्रो लेवल पे दिस बजट इज गुड एंड लाइक इट हैज़ गॉट ए वेरी गुड विजन। ओके, बहुत अच्छे आपके विचार रहे। युद्धवीर जी, सारी जो डिबेट आती है एग्रीकल्चर बजट को लेकर, वो आता है किसान का क्या भला हुआ, किसान की आमदनी कैसे बढ़े, हिंदुस्तान का किसान कैसे खुशहाल हो। तो एक ये हमेशा रहता है कि हिंदुस्तान का जो भी बजट आता है उसमें कहीं ना कहीं फार्मर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, पॉलिटिकली भी, इकोनॉमिकली भी, दोनों हिसाब से। आपकी नज़र में, पहली नज़र में ये बजट एज ए किसान नेता आपको कैसा लगता है? देखिए क्या है, सरकार ने बात की इस बजट में जो नेचुरल फार्मिंग के बारे में चर्चा की, बहुत अच्छी बात है। और ये हमारा मांग भी रही है कि नेचुरल फार्मिंग के माध्यम से हम अपना सॉइल हेल्थ और वाटर कंटेमिनेशन सबको बचा सकते हैं। सारी बातें आती हैं, लेकिन कंट्राडिक्शन आ जाते हैं कई दफ़े। एक तरफ सरकार नेचुरल फार्मिंग की बात कर रही है, दूसरी तरफ सरकार जीएम सीड्स को प्रमोट कर रही है। तो नेचुरल फार्मिंग का तो कंसेप्ट ही ख़त्म हो जाता है। नेचुरल फार्मिंग शब्द अपने आप में पूर्ण है, वो अब सार्थक करता है कुदरती खेती। और कुदरत के साथ छेड़खानी करें तो कंट्राडिक्शन आ जाती कहीं ना कहीं बीच में। तो सरकार को स्पष्ट होना पड़ेगा, हमको नेचुरल फार्मिंग की तरफ जाना है तो वो जो छेड़खानी नेचर से हो रही है, और एक टेक्नोलॉजी जिसको सरकार रिसेंटली पुश कर रही है, दोनों बात इकट्ठी नहीं चलती हैं। खेती देश में 62% लोगों को रोजगार देती है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। हिंदुस्तान के विकास की कल्पना कृषि के बगैर नहीं की जा सकती। हमारी सरकार, अभी आपने कहा कि 84 करोड़ लोगों को फ्री अनाज दे रही है कोविड से निकलने के लिए। पैसे से तो अनाज होता नहीं, अनाज तो किसान पैदा करता। सही बात। उसका क्रेडिट उस किसान को जाता जिसने कोविड में भी प्रोडक्शन को इंटैक्ट रखा, बढ़ाया। सही बात। उसके योगदान को छोटे में नहीं लिया जाना चाहिए। और उसकी क्या ग्रीवेंसेज हैं, उसका किस तरह से कृषि का विकास हो, किस तरह से उसको आर्थिक तौर पे मजबूत किया जाए ताकि वो इसको सस्टेन रख सके। आपके सवाल में मैं एक सवाल जोड़ना चाह रहा हूँ कि सरकार ने बार बार, वित्त मंत्री ने कहा कि सहकार से समृद्धि की तरफ, कोऑपरेटिव से, ताकि किसान मिलके काम करें और एक समृद्धि की तरफ जाएं। आपका इसमें क्या विचार है कि जो कोऑपरेटिव मूवमेंट की सरकार जो पुश कर रही है कि किसान मिलके काम करें और आगे बढ़े, आपका क्या विचार है? अच्छा है, बहुत अच्छा मतलब सोच है इस पे, लेकिन ग्राउंड लेवल पे अभी इस पे काम कुछ भी हुआ नहीं। जो सहकारिता का भाव पहले, आज से बहुत पहले, जैसे कुछ स्टेट में, गुजरात और महाराष्ट्र में ये मॉडल बहुत ही सक्सेसफुल मॉडल एक टाइम में था। खेती में तो नहीं था, खेत में तो नहीं था, लेकिन और जो किसानी के काम थे, मार्केटिंग में, कोऑपरेटिव सेक्टर, ब्रांडिंग में, वो भी अल्टीमेटली कहीं ना कहीं फेल हुआ। गुजरात भी पूर्ण रूप से बिखर गया उसमें, अगर डेयरी सेक्टर को छोड़ दें तो। और महाराष्ट्र में जो शुगर लॉबी थी उसमें भी कहीं ना कहीं सहकारी मिलें बिक के और वही प्राइवेट हाथों में चली गई हैं। तो होना चाहिए प्रैक्टिकल में काम, कहते हैं, सुनते हैं, लेकिन होता नहीं है। जो होल्डिंग जिस तरह से कम हो रही है, ये तो निश्चित तौर पे है कि हमको जो आज का खेती का मॉडल है उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन करने पड़ेंगे, और सहकारी खेती एक विकल्प है। तो मैं स्वागत करता हूँ इसका, सरकार के इस विचार के साथ सरकार अगर आती है तो मूर्त रूप देने के लिए बहुत काम उसमें करना पड़ेगा। बिल्कुल सही। दूसरा एक जिस पे सरकार ने फोकस किया इस बार, मिलेट्स को लेके,
कि हम जिस तरह से इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट है, कंज्यूमर्स को एनकरेज किया जा रहा है कि आप मिलेट खाएं, और जब डिमांड आएगी तो निश्चित रूप से प्रोडक्शन और सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी। तो एज ए किसान आपको क्या लगता है कि ये जो नया प्रयास है भारत सरकार का बजट के माध्यम से लोगों को इवन कंजम्पशन में डाइवर्सिफाई करने का, क्योंकि जब तक हम गेहूं और चावल ही खाते रहेंगे तो किसान भी गेहूं चावल उगाएगा, अगर हम कंजम्पशन को डाइवर्सिफाई करेंगे तो किसान को भी डाइवर्सिफाई होना पड़ेगा। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही है। ये क्या हुआ है कि आज़ादी के बाद जो सिस्टम पीडीएस सिस्टम शुरू हुआ, उसमें चावल, गेहूं और चीनी 3 चीज़ों को डाल दिया गया। जो हमारे मिलेट्स से जो लोकल हमारा अलग अलग रीजन में जिनको लोगों की प्रैक्टिस थी खाने की, क्योंकि आपके पीडीएस सिस्टम के माध्यम से जो अनाज मिला, लोग उसी की तरफ बढ़ते चले गए, और जो हमारे ट्रेडिशनल अनाज थे वो कहीं ना कहीं पिछड़ गए उसमें सारे। और इसको संज्ञान में लिया, अच्छी बात है। लोकल कोई भी फसल को हम अगर बाजरा देते हैं पीडीएस में, रागी देते हैं पीडीएस में, ज्वार देते हैं पीडीएस में, तो एक तो हम ये जो गेहूं है, राजस्थान का आदमी गेहूं बो रहा है, 500 फीट ज़मीन की गहराई से पानी निकाल रहा, पानी नहीं है लेकिन गेहूं बो रहा, जबकि उसकी फसल मक्का और बाजरे की है। महाराष्ट्र का आदमी ज्वार को छोड़ के गेहूं की तरफ क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि गेहूं को महत्व दे दिया गया पीडीएस में, प्रोक्योरमेंट में और उस सब चीज़ में। इस पे हम काफ़ी डिटेल में आने वाले दिनों में चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। क्यों खेती एक ऐसा है जो हर इंसान दिन में 3 बार उसके साथ वास्ता रहता है उसका। जब भी हम सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं, लंच करते हैं, तो किसान को तो याद करना ही पड़ता है। उसके बगैर मैं आता हूँ उस पर। मैं चौधरी साहब से, चौधरी साहब आप मेरे को सुन पा रहे हैं? यस यस, अरविंद चौधरी साहब। हाँ ये मैं सुन रहा हूँ आपको। शायद हमारा उनसे कांटेक्ट कट गया है। मैं वापस आता हूँ इस मुद्दे पे। बजट को हम फोकस करते हैं, अभी मिलेट पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, बजट पे फोकस करेंगे। अगर हम इकोनॉमिक सर्वे देखें तो जो हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, ग्रोथ रेट की जो हम बात करें, वो ऑन एन एवरेज 3% के आसपास है। अब कभी ये जैसे कोविड टाइम में काफ़ी ऊपर चला गया, फिर ये हम उसके बाद चले आए उसमें। तो इस पूरे प्रोसेस के अंदर हमको ये देखना होगा कि किस तरह से हम एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट बढ़ाएं। अरविंद चौधरी साहब, आप मेरे को सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, मैं सुन रहा हूँ आपको। जी सर, मेरा ये सवाल था आपसे कि अगर हम इकोनॉमिक सर्वे देखते हैं तो उसमें जो ग्रोथ रेट है वो करीब 3-3.25% के आसपास है एग्रीकल्चर में। कभी ऊपर चली जाती है, कभी नीचे आ जाती है, लेकिन ऑन एन एवरेज हम 3 के आसपास हैं जी। और जिस तरह से आबादी बढ़ रही है, जिस तरह से बाकी हम एक्सपोर्ट एक्सपेक्टेशन पे हैं, वैल्यू एडिशन पे हैं, और बहुत सारी उम्मीदें हैं एग्रीकल्चर सेक्टर से। और जब हम ग्रीन इकोनॉमी की बात करते हैं तो डिमांड एग्रो इकोसिस्टम पे और ज़्यादा बढ़ेगी। तो इस स्थिति में एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट को बढ़ाने के लिए आपके अनुभव से किन बातों पे सरकार को ध्यान देना चाहिए, और क्या उन बातों का ध्यान इस बजट में दिया गया है या अभी इसमें और कुछ करने की ज़रूरत है? देखिए, बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारी जो कृषि में ग्रोथ है वो 3-3.25% के आसपास मूव करती रहती है, जिससे कि हमारी बढ़ती हुई आबादी और जो एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटीज हैं, हम उसको फुलफिल नहीं कर पाएंगे। निश्चित तौर से हमको इसमें आधुनिकीकरण करना और नए प्रयोग करके इसको लाना। तो जो बजट हमारा है, इसमें 2-3 चीजें बड़ा अच्छा फोकस किया है सरकार ने, कि जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देना, कोऑपरेटिव सेक्टर को लाना, क्योंकि हमारी जो जोत है काफी छोटी होती जा रही है। उस जोत में कोऑपरेटिव सेक्टर पे लाके हम उसकी उपज बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ जो स्टार्टअप लाने की बात कही गई, क्योंकि अभी जो नई तकनीक, नई जानकारी किसान भाइयों को ना मिल पाने के कारणवश वहीं उसी पे रुके हुए हैं। और दूसरी चीज जो अभी आप चर्चा भी कर रहे थे मिलेट फूड के ऊपर, हमारे जो ट्रेडिशनल खेती थी, भाई हमारे किसान भाई ने भी आपको बताया कि राजस्थान में हम गेहूं पे डाइवर्ट हो गए, मक्का, बाजरा, रागी, ज्वार, ये कुछ ऐसे फसलें मोटी थी जिनमें कि हमें पानी की आवश्यकता कम पड़ती थी और इसकी पैदावार बराबर होती थी।
तो जिस तरीके से सरकार ने ये स्टेप लिया है, तो हमारे किसान भाइयों को भी अब मौका मिलेगा, क्योंकि सारे किसान भाई हमारे फसल की बिक्री ना हो पाने के कारण, डिमांड ना हो पाने के कारण उस ओर डाइवर्सन होता जा रहा था उनका। अब इससे ये फायदा मिलेगा कि ये उत्पादन बढ़ेगा, उनकी डिमांड भी बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ने से इसका जो हमारा उत्पादन है वो भी बढ़ेगा, और नेचुरल रिसोर्सेज की सुरक्षा हो पाएगी। तो निश्चित तौर से ये जो बजट में स्टेप्स लिए गए हैं कोऑपरेटिव के लिए, स्टार्टअप के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और जैविक खेती की ओर उन्मुख करने के लिए, प्रधानमंत्री प्रणाम स्कीम को लाने के लिए, तो इससे निश्चित तौर पर हम आने वाले समय में कृषि में ग्रोथ 2-3 साल के बाद हमारी बढ़ेगी। इसका इम्पैक्ट अभी इस साल तो नहीं हो सकता है, परंतु आगे आने वाले समय में इसका इम्पैक्ट दिखाई देगा। बिल्कुल सही कहा आपने। आपके मेरे लिए मैं एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन दे रहा हूं। जो भारत सरकार का एक जो प्रयास है केमिकल फ्री इंडिया, ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग की तरफ हम एग्रीकल्चर सिस्टम को लेके जा रहे हैं जी, उसके बारे में फर्टिलाइजर सेक्टर के क्या व्यू हैं? देखिए, फर्टिलाइजर सेक्टर में जो सबसे बड़ी चीज है कि हमारी जो इस साल की 22-23 की सब्सिडी है वो लगभग 2.5 लाख करोड़ के आसपास जा रही है। और दूसरी चीज जो है, अगर इस बार का जो प्रोविजन सरकार ने किया है 1.75 लाख करोड़ का किया है प्रोविजन सरकार ने। तो एक टारगेट है सरकार का कि हम, क्योंकि हमारा जो बहुत बड़ा फॉरेन एक्सचेंज का पार्ट है वो हमारा फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर के रॉ मटेरियल या फिनिश गुड खरीदने में चला जाता है, उसको बचाना भी हमारी बहुत नितांत आवश्यकता है भुगतान संतुलन बनाए रखने के लिए। साथ ही साथ केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग भी हमें किसी तरीके कम करना है, जिससे कि जो सॉइल की सुरक्षा है वो की जा सके। जो सॉइल में हार्डनेस बढ़ती जा रही है केमिकल फर्टिलाइजर से, उसका विकल्प ही है कि जैविक खेती हम करें, बायो फर्टिलाइजर यूज करें, और कम से कम हम अपना लक्ष्य भी प्राप्त करें। निश्चित तौर पे यहाँ पे हम उस उत्पादन लक्ष्य से समझौता नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम जनमानस को अन्न नहीं उपलब्ध करा सकते। हमारे किसान भाई बिल्कुल सही कहा, अगर हमारा एक किसान भाई नहीं होता तो सरकार की ये जो फ्री अनाज देने वाली योजना है, किसान पैदा नहीं करेगा तो निश्चित तौर से सरकार कितना ही पैसा रखा हो नहीं कर सकती है। इसके लिए बहुत बड़ा योगदान किसान भाइयों का है, क्योंकि किसान भाई के उत्पादन, तो उस क्षेत्र को हम जो टारगेट है लक्ष्य उत्पादन का, उससे कम नहीं होने देना, उससे आगे बढ़ना है। ये नए प्रयोग से किसान भाइयों को अवगत कराना और केमिकल फर्टिलाइजर को धीरे धीरे कम करना, ये मुख्य लक्ष्य भी इस बजट में रखा गया है। हाँ, नहीं बिल्कुल है। हम इस पे आने वाले दिनों में सर आपसे और चर्चा करेंगे फर्टिलाइजर को लेके, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और दोनों बातें, किसान की ज़रूरत भी है, फूड सिक्योरिटी के लिए एसेंशियल भी है, और बजट कंस्ट्रेंट्स भी हैं। लेकिन मैं युद्धवीर जी आपको यहाँ पे लाना चाहता हूँ इस पूरे प्रोसेस में। जैसे बात हो रही थी कि फर्टिलाइज़र सब्सिडी को लेके करीब 2.5 लाख करोड़ का इस बार का एक्सपेंडिचर है फर्टिलाइज़र सब्सिडी में, और सरकार इस बार फर्टिलाइज़र सब्सिडी करीब 1.75 लाख, 2.25 लाख करोड़ के आसपास हम सब्सिडी की उम्मीद कर रहे हैं इस बजट में। आपको क्या लगता है कि हमारे जो किसान भाई हैं, अब इसके दो ही तरीके हैं सब्सिडी कम करने के, या तो फर्टिलाइज़र की खपत कम हो, या उसमें जो इम्पोर्टेड फर्टिलाइज़र है या तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार कम हो फर्टिलाइज़र के, या किसानों को थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करना पड़े। ये सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है और कोई नहीं चाहेगा कि फूड प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़े, क्योंकि फूड सिक्योरिटी का मुद्दा है। किसान भी जितना चिंतित है उतना आम आदमी भी चिंतित है। आपको क्या लगता है कि भारत सरकार ने जो प्रयास किया है बजट में, एक तरफ हम ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम बजट सब्सिडी मतलब फर्टिलाइजर सब्सिडी की बात कर रहे हैं, किस तरह से बैलेंसिंग एक्ट हो सकता है आपके विचार से? एज ए किसान आप क्या सोचते हैं? देखिए क्या हो रखा है, ये बहुत दिन से हमारा सरकार, पूर्व की सरकारों से भी और इस सरकार से भी हमारा ये निवेदन रहा कि ये जो पॉलिसी फर्टिलाइज़र पॉलिसी है ये ठीक नहीं। हिंदुस्तान में 33% ज़मीन सिंचित, 37%, 63% ज़मीन जो है वो बारिश पे निर्भर करती है। तो फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट भी उसी के अकॉर्डिंगली होती है। पूरे देश में एक पॉलिसी के माध्यम से फर्टिलाइज़र को डाल दिया गया। मैं ऑर्गेनिक फार्मर हूँ,
मुझे उसका बेनिफिट नहीं है, मैं रेनफेड पे डिपेंड करता हूँ, मुझे उसका उतना बेनिफिट नहीं है। सिंचित किसान है उसको शायद ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता। हमने ये कहा कि ये किसान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। एक आपके पास जोत का रिकॉर्ड है, पूरा डाटाज है गवर्नमेंट के पास कि कितनी होल्डिंग है पूरे देश में जिस पे कल्टीवेशन होता है, उसको उसके प्रोपोर्शनेट पे उस रेशो पे बांट देना चाहिए। लाइक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। जो आदमी ऑर्गेनिक खेती करना चाहे, जो अपना मैन्योर से, काऊ डंग से जो खेती करना चाहता है, उसको कुछ नहीं मिल पाता उस बेनिफिट का जो आप जो कह रहे हैं। आप 2.5 लाख करोड़ की बात करते हैं, उस दे दिया जाए उसको, तो इससे ये जो सरकार जो कॉन्सेप्ट लेके आ रही है ना नेचुरल फार्मिंग का, वो अपने आप बढ़ जाएगा। सही बात। अब खेती, कोई अपनी खेती को ख़राब नहीं होने देना चाहेगा। वो जो एडिक्टेड हो गया, अभी क्या हो गया, मैं बचपन में जब हम खेती करते थे तो ऑर्गेनिक ही थी, ये केमिकल फार्मिंग थी नहीं। तो हम अपना काऊ डंग कर उसको अपनी गाड़ी में भरते थे, जाके अपने खेत में बखेरते थे, मेहनत करते थे। हमको एडिक्टेड कर दिया, 50 किलो का कट्टा लेते हैं और 1 घंटे में अपने खेत में ऐसे फेंक के आ जाते हैं। जो हमारा 10 दिन का काम था वो 1 घंटे में होने लगा, तो हम भी लेजी हो गए, हमने उसको छोड़ दिया। लेकिन अगर मुझे कुछ बचत होगी, मुझे सरकार दे रही है जो फर्टिलाइज़र सब्सिडी, सरकार को घर से कुछ नहीं देना, सरकार मुझे दे रही है उसको, तो मैं अपने पशुपालन बढ़ेगा। जो आज हम 54 लाख लीटर की जो रिक्वायरमेंट है और केवल 18 लाख लीटर पैदा कर रहे हैं, बाकी क्या पी रहा है देश? दूध नहीं है, कुछ और ही पी रहा है देश। उसमें भी जो है प्रोडक्शन बढ़ेगा, पशु रखेंगे, मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ेगा, शुद्ध दूध मिलेगा देश को, तो उसमें कई फायदे और उसके साथ साथ होने वाले हैं। सरकार को काम करना पड़ेगा। इस फर्टिलाइजर पॉलिसी टोटल गलत है हमारी। एक बात तो सामने आ रही है कि जो सरकार ने प्रयास किया है नेचुरल फार्मिंग का, उसमें फर्टिलाइजर सेक्टर भी बोल रहा है कि सुधार की ज़रूरत है, किसान भी बोल रहे हैं सुधार की ज़रूरत है, और देश भी चाहता है सुधार की ज़रूरत है। तो आने वाले दिनों में हम उस पर चर्चा करेंगे। आखिरी राउंड में मैं एक और इनपुट लेना चाहूँगा कल्याण जी आपसे, कि जब हम नेचुरल फार्मिंग की बात कर रहे हैं और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की बात हो रही है, सीड क्वालिटी की बात हो रही है, तो क्या जो एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री है वो ऑर्गेनिक मिशन के लिए कोई नई टेक्नोलॉजी, कोई नए सिस्टम्स पे काम कर रही है? किस तरह से इस पूरे प्रयास का समर्थन या सपोर्ट करेगी एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री? सर, ये हमारा सोच है कि मैंने पहले ही कहा कि ऑर्गेनिक, नेचुरल फार्मिंग और जो केमिकल फार्मिंग एक साथ चले तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको सपोर्ट करते हैं। हम ऑर्गेनिक के खिलाफ नहीं हैं। जैसे सर कह रहा है कि जैसे गोबर से जो खेती करते हैं, जो छत्तीसगढ़ में बहुत हो रहा है, गवर्नमेंट भी पैसा दे रहा है, गवर्नमेंट डीबीटी कर रहे हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र करते हैं छत्तीसगढ़ में गोबर के लिए। तो उसमें क्या है कि पशुपालन भी हो रहा है उसके लिए। तो ठीक है, तो मुद्दे पे आते हैं, तो हम इसके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन R&D बहुत चल रहा है, बट ऑर्गेनिक टारगेटेड नहीं है। ऑर्गेनिक टारगेटेड नहीं है। एक चीज़ सर मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो आप चौधरी साहब से बात कर रहे थे, हमारा भी गांव में बहुत ज़मीन है। आपने कहा 3 to 3.5% ग्रोथ क्यों है? जैसे हमारे लिए, हमारे पास कितना है, आई थिंक 64 बीघा ज़मीन है, सिर्फ उतना ही रह गया डैडी का। आधा ज़मीन का इस्तेमाल नहीं होती है। क्यों नहीं होता है? हम कुछ भी करते हैं उसका हमको पैसा नहीं मिलता है, खर्चा ज़्यादा हो जाता है, हम वो बेच नहीं पाते हैं, तो ज़मीन ऐसे ही रह जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ आलू और सरसों का खेती करते हैं, बाकी धान का कोई ज़रूरत नहीं है। धान बहुत सस्ता है, चावल जो है ख़रीद लो कहीं से, और हम अगर खेती करने के लिए जाएंगे तो खर्चा बहुत बढ़ेगी। तो उसमें तो जैसे शुरू में मैंने कहा कि क्यों मैं बहुत खुश हूँ बजट में, इसलिए खुश हूँ कि डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है। सिर्फ खेती 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 नहीं है, उसके बाहर जाके भी कुछ हो रहा है। पशुपालन हो, फिशरीज हो, जो मधुमक्खी पालन हो, सब कुछ हो, तब किसान के हाथ में पैसा आएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। और आखिरी शब्द में आपके चाहूँगा कपूर साहब, सीड सेक्टर जो आधार है एग्रीकल्चर का, जब हम प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं और ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तो वही 3% के आसपास स्टेगनेंट है, और क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल पे भी फोकस है। आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या होना चाहिए जिससे कि प्रोडक्टिविटी बढ़े, किसानों को अच्छा बीज मिले? बजट ने तो अपना मंशा दे दी, लेकिन जब इसको इम्प्लीमेंटेशन करने की बात आएगी
तब आपको क्या लगता है, क्या सुझाव आपकी तरफ से होंगे? देखिए सरदाना जी, हम एक कहते हैं ना द्वंद में फंस गए। अब एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि हम नेचुरल खेती की तरफ जाएंगे, जाना भी चाहिए क्योंकि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम आ रही हैं हमें, और दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी से अगर हम सीड बीज बनाते हैं तो उसको अपोज किया जाता है, क्योंकि वो हमारी तरफ से तो वो नेचुरल है, क्योंकि हमारे पास अगर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जैसे कि कोई भी अननेचुरल चीज़, केमिकल्स और फर्टिलाइज़र कम यूज़ हो, तो हम उसमें जाएंगे। इससे सबको फ़ायदा है क्योंकि वो सीड ही अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा इन चीज़ों से। तो हमारे लिए तो ये है कि टेक्नोलॉजी अगर है हमारे पास, तो हमने अभी देखा है बीटी कॉटन में, हमने देखा गुंटूर में, तो बहुत बार गया हूँ वहाँ पे। जो प्रॉब्लम पहले थी, इतना केमिकल यूज़ होता था, फार्मर, कैंसर, एवरीथिंग, अब वहाँ जाके देखिए खुशहाली है। फ़र्क पड़ता है टेक्नोलॉजी का, प्रोवाइडेड हम उसको देखते कैसे हैं। मैं इस कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहता कि क्या ठीक है क्या गलत, पर हमें पता है एज ए जेनेटिसिस्ट, हमने 42 ईयर्स मैंने जेनेटिक्स में बताए हैं, और हमें पता है कि डोमेस्टिकेशन ऑफ क्रॉप्स हमने जब लेके आए, आज के दिन में जो हम एक प्रोडक्टिविटी चाह रहे हैं, जो प्रोडक्टिविटी आ रही है, जब तक प्रोडक्शन की प्रोडक्टिविटी उस क्रॉप की नहीं आएगी, किसको इनकम होगी मुझे नहीं पता, क्योंकि हम उसी डाइकॉटमी में रहेंगे। नेचुरल खेती को हम एकदम नहीं ला सकते। वो कहते हैं ना कि जब कोई ड्रग एडिक्ट हो तो उसको हटाना हो तो धीरे धीरे हटाया अगर जाओगे तो विथड्रॉल इफेक्ट्स आएंगे। एग्रीकल्चर में भी ऐसे हो सकता है, विथड्रॉल इफेक्ट्स आएंगे तो आपको सहना पड़ेगा 5-7 साल के लिए यील्ड के ऊपर। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद। इनफैक्ट मेरे सारे चारों पैनलिस्ट ने बहुत अच्छी बात कही कि बजट ने एक अच्छी शुरुआत करी, और एग्री इनपुट का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि फूड सिक्योरिटी बगैर इनपुट के नहीं हो सकती। क्वालिटी इनपुट चाहिए ताकि किसान को अच्छी आमदनी मिले, उसका प्रोडक्शन अच्छा हो, और कंज्यूमर को अफोर्डेबल फूड सिक्योरिटी की हम बात कर रहे हैं। आने वाले दिनों में हम इन्हीं टॉपिक पे डिटेल में चर्चा करेंगे, और फिलहाल आज हम इस चर्चा को इनपुट से रिलेटेड बजट का जो डायमेंशन है उसको भी यहाँ विराम देते हैं। अगले सेशन में हम चर्चा करेंगे आउटपुट की, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट को लेके इस बजट में क्या प्रावधान है। तो फिलहाल आपने टाइम निकाला, इस चर्चा को देखा। उम्मीद है कि आपको एग्री बिजनेस इनसाइट्स विद विजय सरदाना का प्रोग्राम पसंद आएगा। आने वाले दिनों में हम आपसे और मुलाकात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। अगले कुछ मिनट में हम दूसरा सेशन शुरू कर रहे हैं, पोस्ट हार्वेस्ट और भारत के इस बजट में क्या प्रावधान है पोस्ट हार्वेस्ट सेक्टर के लिए। आपने देखा, धन्यवाद। अभी आपकी तरफ से मैं अपने पैनलिस्ट को धन्यवाद कहता हूं, और फिर हम एक दूसरे पैनल के साथ शीघ्र हाजिर होते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।